नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने हमेशा की तरह कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल तस्वीरों के हवाले से तनकीदी तबसरे रखने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन मैं आपको बताऊंगा आज कि किस तरह मुस्लिम सहाफ़िया फ़रहा पर हाथरस की ख़बर कवरेज की वजह से उस पर हमला किया गया है। उन्होंने अपने पेज में इस तस्वीर को शेयर किया है, मैं वो आपको दिखाऊंगा। एक मामला दवा नहीं था, एक और मामला सामने आ गया। हाथरस से 6 साला बच्ची के साथ ज़्यादती और मौत की ख़बरें आ रही हैं। एक सवाल ये ज़रूर उठ कर के नज़र सामने आ रहा है नाज़रीन कि क्या मुर्शिदाबाद को आज़मगढ़ के बाद वहाँ के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है अलकायदा के साथ ताल्लुक़ होने का बहाना बना करके, और ये NIA के हाथों गिरफ़्तार नौजवान क्या बेकसूर हैं और उनको लेकर के किस तरह की जो इस वक्त मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, ये मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। रशिया में भी एक खातून सहाफ़ी पर ख़ुदकुशी कर ली है, ख़ुदसोज़ी कर ली है आग लगा करके, और वजह हुकूमत है। एक मरतबा फिर एक फ़ौजी नौजवान ने ख़ुदकुशी कर ली है। जम्मू कश्मीर से आ रही ख़बरें हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। नाज़रीन मैं सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की अव्वलीन ज़िम्मेदारी है और ज़रूर इस पर तवज्जो दें। वैसे नाज़रीन आइए सबसे पहले बात कर ही लेते हैं फ़रहा की, जो एक मुस्लिम सहाफ़िया है और एक इदारे से जुड़े हुए है। हाथरस में जो मामला पेश आया उसकी कवरेज के लिए जब यूपी और हाथरस गई तो वहाँ पर जो है पुलिस अफसरान की जानिब से और कुछ गुंडों की जानिब से इसके साथ बदतमीज़ी से पेश आने और उस पर हमला करने की ख़बर इसने ख़ुद अपने ट्विटर पेज में दी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि योगी हुकूमत में पुलिस किस कदर जो है इस वक्त सहाफ़ियों को पूरी तरह निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, और जो सच बाहर लाने की कोशिश कर रहा है उस पर या तो केस दर्ज किए जा रहे हैं, इसलिए कि आप देख सकते हैं ये कि यहाँ पे अंग्रेज़ी टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कटआउट भी मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ। इस पर भी आप राइट साइड की आखिरी खबर को पढ़ेंगे तो आप एक सुर्खी पढ़ेंगे वहाँ पर कि सिटीजन चार्ज एंड नेता रिपोर्टर इन हाथरस केस। तो ये जो है इस वक्त योगी हुकूमत जिस अंदाज में और योगी पुलिस जिस अंदाज में सहाफ़ियों को या फिर सहाफ़ियों को मारने की कोशिश कर रही है, हरासा करने की कोशिश कर रही है, सियासी नेताओं को जिस तरह से इस वक्त हरासा किया जा रहा है, सारी चीज़ें देख कर के महसूस होता है कि यूपी में इस वक्त ऐसा लगता है कि जंगल राज है और किसी को भी अपनी बात रखने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ये फ़रहा की तस्वीरें हैं जो इस वक्त ज़ेर इलाज है, आपके सामने है। नाज़रीन आइए एक और ख़बर आई, एक बच्ची की मैं ख़बर दिखाना चाहता हूँ आपको कि हाथरस का जो मामला आया वो आप लोगों के सामने है। अब उसी इलाके की एक और 6 साल की बच्ची के साथ भी असमत दरी हुई थी, जिसका इलाज दिल्ली के एक हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन उसने भी वहाँ पर आखिरी सांस ली ही है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊँगा नाज़रीन, इसलिए कि ये जराइम में क्राइम में ख़बरें सुन करके तो कान सुन पड़ गए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ही इलाके का भी वहाँ पर पूरे मीडिया में इस वक्त जो है हंगामा मचा हुआ है हाथरस रेप केस को लेकर के। उसी दरमियान में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ इस तरह की दरिंदगी की जाती है और फिर उसके बाद उसकी मौत हो जाती है ज़ेर इलाज दिल्ली के हॉस्पिटल में। तो फिर आप समझ जाएँ कि इस वक्त क्या हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है योगी हुकूमत में। जब कोई इस सिलसिले में इंसाफ की बात करता है तो उनके साथ किस तरह का मामला अपनाया जा रहा है, ये नाकाबिल बयान है। नाज़रीन दूसरी एक अहम तरीन ख़बर जो मुझे आप लोगों के सामने रखना है, जो आज के हमारे इस प्राइम टाइम की जो मेन ख़बर है वो ये है कि क्या मुर्शिदाबाद को, आज़मगढ़ को जिस तरह बदनाम किया गया, पहले आपको मालूम है कि मुसलमान नौजवानों की गिरफ़्तारियाँ हुई तो एक सिलसिला चल निकला आज़मगढ़ के मुसलमानों को बदनाम करने की और दहशतगर्दाना सरगर्मियों से जोड़ने की और मुख्तलिफ़ तंजीमों के नामों के साथ जोड़ने की। फिर कर्नाटक के भटकल का भी कुछ ऐसा ही हाल था, यहाँ भी इस शहर को भी बदनाम करने की लगातार कोशिशें होती रही अलग अलग तंजीमों से जोड़ करके। अब जो यहाँ ख़बरों में शाये हो रही ख़बरों को देखेंगे बंगाल की और वहाँ के मकामी अखबारात की, और जिस तरह के यहाँ TV में डिबेट्स हो रहे हैं यहाँ के मुसलमानों को बदनाम करने की, ऐसा महसूस होता है कि अलकायदा के आड़ में इस वक्त मुर्शिदाबाद ज़िले के मुसलमानों को अलकायदा से जोड़ करके, उसकी सरगर्मियों से जोड़ करके जो है उसको अलकायदा का गढ़ बना करके मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है।
यही वजह है कि हाल ही में एक यहाँ के नेता ने भी बयान जारी किया है, मैं वो भी आप लोगों के सामने रखूँगा। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने NIA के हाथों गिरफ्तार नौजवानों को बेकसूर बताया, साथ ही रियासती हुकूमत से इस मामले में मुदाखलत की अपील भी की है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने गिरफ्तार नौजवानों के घर वालों से मुलाकात की और गिरफ्तार नौजवानों को क्लीन चिट देते हुए साफ तौर पर कहा कि तमाम लोग बेकसूर हैं। एक ऐसे वक्त में जब इस मामले में कोई भी सियासी लीडर बयान देने से गुरेज करता है, जाहिर सी बात है कि जब वो किसी के साथ दहशतगर्दाना सरगर्मी और अलकायदा जो बदनाम ज़माना तंजीमें हैं, बल्कि एजेंसियों की जानिब से ही इस तरह की तंजीमें गढ़ करके उनको बदनाम करने की कोशिश होती हैं, ऐसे में उनका जोड़ना और मुख्तलिफ़ किस्म की तंजीमों को, जिसको दहशतगर्द तंजीमें कहा जाता है, ऐसे हालात में सिद्दीकुल्लाह चौधरी साफ तौर पर सामने आकर के कहा कि सब की सब बेकसूर हैं, उनको फंसाने की कोशिशें हो रही है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने गिरफ्तार नौजवानों के साथ खड़े होने का ऐलान किया। गुज़िश्ता माह NIA ने बंगाल और केरला में अलकायदा सरगर्मियों का इंकशाफ करते हुए रियासत के मुर्शिदाबाद से 6 लोगों को अलकायदा से ताल्लुक़ रखने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। आप लोगों को मालूम है, हमने ये खबर भी दी थी आप लोगों को। बाद में मज़ीद 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। NIA ने जहां इस गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी बताया, वहीं समाजी तंजीमों ने आवाज़ उठाते हुए बंगाल में अलकायदा की सरगर्मियों के फार्मूले को नाकाबिल कबूल बताया। अब रियासती वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने भी इस मामले में आगे आते हुए NIA के इक़दामात को नाकाबिल कबूल बताया है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा कि ख़ास तबके को खौफजदा करने के लिए BJP NIA का खौफ दिखा रही है। उन्होंने वज़ीर आला ममता बनर्जी से भी इस मामले में आगे आने की अपील करते हुए गिरफ्तार नौजवानों की मदद की अपील की है। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने मजीद कहा कि हम गिरफ्तार नौजवानों को कानून मदद फराहम करेंगे। तो नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि NIA जब इस तरह की गिरफ्तारियां करती है, लगातार करती आ रही है पिछले कई सालों से, वो चाहे कांग्रेस की हुकूमत हो, BJP की हुकूमत हो, NIA के जो है कब्ज़े में सिर्फ मुस्लिम नौजवानों, मुंबई से लेकर के केरला, महाराष्ट्र से कर्नाटक हो या मुख्तलिफ रियासतों से, जो उसके बाद पता चला कि 15 साल 20 साल निकल जाते हैं और ये तमाम नौजवान बेकसूर होकर के सामने आते हैं और उनके पास कोई दलाइल शवाहिद नहीं होती है NIA जो सामने पेश कर सके, उनको मुजरिम या मुलजिम साबित कर सके। तो ऐसे हालात में जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो है NIA मुर्शिदाबाद को एक अलग ही एंगल से पेश करने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है कि बंगाल में इलेक्शंस होने वाले हैं और उससे पहले एक अलग एंगल के साथ शायद BJP यहाँ दाखिल होने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि इस वक्त मुख्तलिफ तबसरा निगार और मुख्तलिफ जो है तनकीद निगार ये कोशिश और इस तरह के तबसरे सामने ला रहे हैं कि जो एक अलग ही एंगल के साथ जो है BJP बंगाल को बदनाम करके या मुसलमानों को बदनाम करके, मुसलमानों की बदनामी के लिए एक अलग अलग एंगल तैयार करके यहाँ की अक्सरियत को लुभाने की कोशिशों में है, जिसकी वजह से जो है मुर्शिदाबाद को कई सारे इलाकों के बाद अब उसको अलकायदा का गढ़ बना करके मुसलमानों को निशाने पर लिया जा रहा है। इस तरह के इल्ज़ामात लग रहे हैं और सोशल मीडिया में और यहाँ के मकामी अखबारात में बिलखुसूस ये बहस इस वक्त चल निकला है और इस पर संजीदगी से लेना भी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि जो है यहाँ भी घर घर में खौफ हो जाए और जो है मुस्लिम नौजवानों की पकड़ धड़ का सिलसिला जारी रहे और उसमें ज़ोर पकड़ जाए। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक और ख़बर की जानिब में आपको ले चलूँ और वो ख़बर है इस वक्त जो आपके सामने रखना है जम्मू कश्मीर की। गांदरबल में तैनात एक फ़ौजी नौजवान ने ख़ुद को गोली मार करके ख़त्म कर दिया है और ये ख़बरें आप लोगों के सामने आती रहती हैं। जिस नौजवान ने ये ख़ुदकशी का इक़दाम किया है वो जगमीत सिंह वलद मक्खन सिंह है और इसने जो है 24 राष्ट्रीय राइफल के कैंप में तैनात था और हरियाणा से इसका ताल्लुक़ है, लेकिन इसने ख़ुदकुशी कर ली है। तफसीलात में गए बगैर मैं आपको साफ कर दूं कि इस तरह के नौजवान और फौजी नौजवानों के दरमियान ख़ुदकुशी और बिलखुसूस जो जम्मू कश्मीर में तैनात होते हैं उन लोगों में, फ़ौजियों में इस तरह की ख़ुदकुशियों के रुझानात बहुत ही ज़्यादा हैं, जिसको हुकूमत को संजीदगी से ले जाना चाहिए और लेना चाहिए कि आखिर इस तरह के मामले क्यों पेश आ रहे हैं। मगर नाज़रीन, आइए एक और अहम तरीन ख़बर की जानिब मैं आपको ले चलूँ और आपको मैं बताऊँ कि ज़ाहिर सी बात है कि अरब ममालिक इस वक्त इसराइल की गोद में बैठ चुके हैं और इस पर जो है अलग अलग किस्म की तफसीरें और तनकीद हो रही है। ज़ाहिर सी बात होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अपने इक़दामात को इसराइल की गोद में बैठने को और उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने को लेकर के अलग अलग किस्म के इनके बहाने सामने आते हैं ताकि अपने आवाम को थोड़ा सा खामोश करा सके। उसमें से एक और नाम इस वक्त जुड़ गया है और वह है सऊदी अरब के अमरीका में साबिक सफ़ीर और साबिक इंटेलिजेंस चीफ शहजादा बंदर बिन सुल्तान। उन्होंने कहा है कि फ़िलिस्तीनी खुद धड़ों में मुनक़सिम हैं। गरबी उर्दू में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी गज़ा की खुद साख्ता हुक्मरान जमात हमास को गद्दार करार देती है। इस सूरत हाल में कोई दूसरा उनके नस्बुल आइन की क्या वकालत कर सकता है। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार एक चैनल को खुसूसी इंटरव्यू में किया था।
शहजादा बंदर बिन सुल्तान सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसी के 2012 ईस्वी से 2014 ईस्वी तक डायरेक्टर रहे हैं और 2005 से 2015 तक सऊदी अरब की कौमी सलामती काउंसिल के सरबराह रहे थे। इससे पहले वो मुसलसल 21 साल 1983 से 2005 तक वाशिंगटन में सऊदी अरब के सफ़ी तैनात रहे थे। शहजादा बंदर ने कहा कि फ़िलिस्तीनी क़यादत तारीख़ी तौर पर नाकाम रही, उसकी नाकामियों का सफ़र उनूस जारी है। मैंने हालिया दिनों में फ़िलिस्तीनी क़यादत से जो कुछ सुना है वो फ़िलवाक़े बहुत ही तकलीफ़दा और अफसोसनाक है। इस निचली सतह के बयानिए की हम उन अहदेदारों से बिल्कुल भी तवक्को नहीं करते जो आलमी हिमायत के हुसूल के ख़्वाह हैं। उनका खलीजी रियासतों की क़यादत के बारे में मुआनदाना रवैया बिल्कुल नाकाबिल कबूल है। सदर महमूद अब्बास समेत फ़िलिस्तीनी लीडरों ने मुत्तहिदा अरब इमारात की इसराइल के साथ गुज़िश्ता माह तयशुदा अमन मुआहदे के फ़िलिस्तीनी अवाम की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दिया था। ताहम बाद में महमूद अब्बास ने खामोशी इख्तियार कर ली और फ़िलिस्तीनी हुकाम के अरब लीडर्स के खिलाफ जारहाना बयानात पर पाबंदी आयद कर दी थी। वैसे नाज़रीन, आपको मालूम है कि इन लोग दोस्ती बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो आदमी अब दोस्ती के लिए हाथ बढ़ा चुका है और तनकीदें पूरी मुस्लिम उम्मत कर रही है तो वो अपना जो है दिफा करेंगे। जाहिर सी बात है कि जो ये कह रहे हैं बंदर बिन अब्बास की जो है इनका खुद यहाँ का मुस्तहकम नहीं है। तो सवाल ये है सऊदी अरब से या दीगर खलीजी ममालिक से कि क्या उन्होंने इस जो फ़िलिस्तीनी अलग अलग धड़ों में मुनक़सिम हैं उनको एकजा करने की कोशिश की है। अगर ये लोग उन लोगों को एकजा करने की कोशिश करते, वहाँ जो अलग अलग है, अल-क़स्साम ब्रिगेडियर है, हमास है और भी बहुत सारी तंजीमें हैं, क्या इन्होंने कोशिश की उनको मुत्तहिद करने की? अगर उनको मुत्तहिद न करने की कोशिश नहीं की है, इसके बावजूद इस तरह का बयान देते तो बंदर बिन सुल्तान का ये बयान गैर संजीदा भी है और उसको ज़्यादा संजीदगी से लेना भी नहीं चाहिए कि जो खुद कोशिश ना करे और इसराइल के गोद में बैठने के बाद अगर ये कहे कि फ़िलिस्तीन खुद धड़ों में मुनक़सिम है और वहाँ पे कोई सूरत हाल पैदा नहीं हो सकती और नस्बुल-आइन उनका कोई तय नहीं है, तो ये गलत है। इसलिए कि जो सऊदी अरब या खलीजी ममालिक कभी इन्होंने यहाँ की तंजीमों को एकजा करने की कोशिश तो हरगिज़ नहीं की होगी। बहरकैफ नाज़रीन, आइए एक अहम तरीन इस वक्त एक आर्टिकल में आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ और वो जो आर्टिकल लिखा है अपूर्वानंद, और आप इनको जानते हैं कि ये दिल्ली के एक प्रोफेसर हैं और अलग अलग उन्वानात पर बेहतरीन अंदाज में लिखते हैं। इन्होंने इस वक्त एक मजमून लिखा है, मैं उसका कुछ खुलासा आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने एक सुर्खी बांधी है अपने मजमून को, मुखालिफिन साजिश के तहत हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं ताकि वो हुकूमत की मुखालिफत कर सके। इस तरह का भी आगे जाकर के बीजेपी अपने बचाव के लिए हिंदुस्तान में पैदा होने को भी साजिश करार दे सकती है। उन्होंने एक जगह लिखा है कि हम भीमा कोरेगांव 3 में दाखिल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश हुकूमत और भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान मीडिया ने ज़ोरों शोर से प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि हाथरस में दलित लड़की के साथ हुआ तशद्दुद और उसकी मौत के बाद पूरे मुल्क में जो मुजाहरे हो रहे हैं वो एक साजिश के तहत किए जा रहे हैं। साजिश है उत्तर प्रदेश में ज़ात पर मबनी फसादात भड़काने की। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाथरस की पुलिस ने इस सिलसिले में एक नहीं 20 से ज़्यादा FIR दर्ज की हैं। ये FIR जो नामालूम लोगों के खिलाफ है, दावा करती है कि उसने एक बैनुल अक़वामी साजिश का पता किया है जो हाथरस के तशद्दुद के आड़ में रियासत में ज़ात पर मबनी फसादात भड़काने और उत्तर प्रदेश की हुकूमत को बदनाम करने के लिए की जा रही थी। हुकूमत के हामी TV चैनल इस सनसनीखेज़ पर्दाफाश कर रहे हैं कि इस साजिश में एमनेस्टी इंटरनेशनल शामिल है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को भी साजिश में शामिल बताया जा रहा है। याद कर लेना मुनासिब होगा कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को हुकूमत हिंद की हरासानी की वजह से अपना काम बंद कर देना पड़ा था और मैंने प्राइम टाइम में आपको सामने रखा था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया को किस तरह से घेरे में लिया और खुद एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया हुकूमत के कि उनके ऊपर जो है ऑफिस को बंद करवा दिया गया। और एमनेस्टी की पूरी तारीख मैंने आप लोगों के सामने रखी थी कि किस तरह वो इंसानी हुकूक को लेकर के भारत में जो इस वक्त इंसानी हुकूक की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जो कत्ल गारतगिरी जारी है, उसको लेकर के पूरे भारत में जाए इंटरनेशनल जब ये तंजीम है इंसानी हुकूक की तो जाएगी और इस सूरत में भारत का नाम बदनाम होगा। यही वजह कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को घेरने की कोशिश की गई और उसको बंद तक करवा रहे हैं और कई सारे दफ्तर उनके बंद हो चुके तफ्तीर में रखा है। बल्कि वो लिखते हैं कि एमनेस्टी पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के लिए गैर जानिबदाराना आवाज़ उठाने के लिए मारूफ है और मकबूल है। वो ईरान में हो या तुर्की में जो मुसलमान अक्सरियत मुल्क हैं और जहाँ का इख्तिदार एक तरह के इस्लामी नज़रियात के दस्तनगर है, एमनेस्टी ने हुकूमत के नाक़िदीन पर होने वाले जब्र की मुसलसल मुखालिफत की है। रूस में भी जो एक तरह की तानाशाही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने हुकूमत के जमहूर मुखालिफ रवैये की तनकीद की है और इंसानी हुकूक की पामाली की कार्रवाई पर आवाज़ उठाया है।
وہ پاکستان میں اقلیتوں پر ہراسانی کی مخالفت کرتی رہی ہے۔ چین کی تاناشاہی اور دیگر مسلمانوں کے اقتدار کے جبر بھی ایمنسٹی نے تنقید کی ہے۔ میانمار میں روہنگیا کمیونٹی کے جبر کی تنقید بھی ایمنسٹی نے کی ہے، اور اس کی پوری رپورٹ سامنے جس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹی میں کیا ہوتا ہے۔ اتنی بڑی تنظیم ہے اور دنیا کے پورے کونوں میں پھیلی ہوئی تنظیم، اس کو بھارت میں اس وجہ سے اس کی دفتر بند کروا رہے ہیں کہ وہ یہاں کے حقائق کو سامنے لا رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمنسٹی ان اولین اداروں میں تھا جس نے سری لنکا میں تمل ہندوؤں پر حملوں اور جبر کی تنقید کی۔ اس مختصر سی فہرست سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایمنسٹی کوئی بھی ملک ہو اور کوئی بھی حکومت ہو، اگر وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے میں شامل ہے تو وہ آواز اٹھاتا ہے۔ اس کی بین الاقوامی شہرت اور وقار کی وجہ سے اس کی تنقید سے حکومتوں کا گھبرانا فطری بات ہے۔ یہ بہت مزے کی بات ہے کہ ظلم کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرنے والی حکومتیں انسان دوست نظر آنا چاہتی ہیں۔ انہیں جبر اور تشدد سے کوئی پرہیز نہیں، لیکن وہ چاہتی ہیں کہ انہیں رحم دل اور عوام کا نمائندہ مانا جائے۔ ایمنسٹی جیسے ادارے ان کی اس امیج پر ہاتھ رکھ کر انہیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ظاہری طور پر وہ اپنی سچائی کو ملک کے باہر نہیں جانے دینا چاہتے، اس لیے ایمنسٹی انٹرنیشنل کو کام کرنے سے روکنا ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل پر ہر تاناشاہی حکومت وہی الزام لگاتی ہے جو آج ہندوستان میں حکومت حامی میڈیا نے لگایا ہے۔ روس میں اس کا کام کاج بند کر دیا گیا ہے، چین میں وہ کام نہیں کر سکتا، ترکی نے ایمنسٹی چیف اور 2 سینئر حکام کو جیل بھیج دیا ہے، نائجیریا میں حکومت حامی یا حمایتی بھیڑ نے ایمنسٹی کے دفتر پر حملہ کیا ہے، مراکش میں بھی یہی ہوا۔ ہندوستان میں حکومت کے الگ الگ ایجنسیوں نے طرح طرح کے الزامات لگا کر اور اس کا بینک اکاؤنٹ بند کر کے کام کرنا ناممکن کر دیا ہے، جو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ ایمنسٹی نے ابھی کچھ دن پہلے رپورٹ جاری کی اور دہلی میں فروری میں ہوئے تشدد میں دہلی پولیس کی ملی بھگت کے ثبوت پیش کیے۔ اس سے پہلے اس نے کشمیر میں حکومت ہند کے جبر و تشدد کو لے کر بھی رپورٹ جاری کی تھی۔ ایمنسٹی کی دہائیوں کے کام کی صداقت کی وجہ سے اس کی ان رپورٹس نے حکومت ہند کو دنیا کے سامنے شرمندہ کیا۔ وہ ایمنسٹی کو ہراساں کر کے انتقام لے رہی ہے۔ اتر پردیش میں ہاتھرس کی پولیس اور انتظامیہ نے جو کیا ہے وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا۔ عام طور پر تشدد کے شکار لوگوں کے لیے حکومت کی ہمدردی ہونی چاہیے، یہ مانا جاتا ہے۔ ہاتھرس میں اس کے ٹھیک برعکس ہوا۔ حکومت کے محکموں نے ایڈی چوٹی کا زور یہ ثابت کرنے میں لگا دیا ہے کہ ریپ کا الزام جھوٹا ہے۔ سینہ زوری کا عالم یہ تھا کہ ماری گئی لڑکی کے گھر والوں سمیت پورے گاؤں کی ناکہ بندی کر دی گئی اور انتظامیہ فیملی کو طرح طرح سے دھمکی دینے لگی کہ وہ اس کے مطابق بیان دے۔ یہ سب کچھ سب نے سنا اور دیکھا۔ ہاتھرس کے تشدد کے خلاف کیوں اتر پردیش ہندوستان بھر میں مظاہرہ ہوا، کیوں اور ریپ کے واقعات کے بعد مخالفت نہیں ہوئی، اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے۔ ایک بات تو انتظامیہ اور پولیس کی بدسلوکی اور بے حسی کا حد پار کر جانا ہو سکتا ہے، دوسرا طرح طرح کے جبر کو جھیلتے ہوئے اس کے خلاف جمع غصے کا اس بہانے پھوٹ پڑنا، جیسے دہلی میں 2012 میں ایک ریپ کے خلاف پھوٹ پڑے غصے کی کوئی ایک توضیح نہیں کی جا سکتی۔ اس وقت حکومت نے مظاہرین کا استقبال بھلے نہ کیا ہو، لیکن اس نے ان پر یہ الزام نہیں لگایا تھا کہ وہ ایک سازش کے تحت حکومت کی مخالف کر رہے ہیں۔ یہ جائز مانا گیا تھا کہ عوام مخالفت کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے، ان کا حق ہے۔ وہ ریپ کا محض ایک واقعہ نہیں تھا، لیکن اس مظاہرے کو بدنام کرنے کی کوشش حکومت کی طرف سے نہیں کی گئی تھی۔ میڈیا نے بھی مخالفت کا ساتھ دیا تھا۔ ہاتھرس کے تشدد کے معاملے میں حکومت اور میڈیا کا رخ ٹھیک الٹا ہے۔ وہ پہلے تو تشدد کی نوعیت کو ہی کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دوسرے اس کے خلاف عوام کی مخالفت کو ایک بین الاقوامی سازش ٹھہرا کر مخالفت کو ایک جرم میں بدلنے کی قانونی کوشش کر رہی ہیں۔ جیسے ہم نے کہا، یہ بھیما کوریگاؤں ماڈل کا تیسرا تجربہ ہے۔ 31 دسمبر 2017 کو پونے کے قریب دلتوں نے یلغار پریشد نام کا ایک تقریب کیا۔ وہاں سے جب وہ لوٹ رہے تھے ان پر حملہ کیا گیا، ایک شخص کی موت ہوئی۔ حملے کا الزام 2 سمبھاجی بھیڑے اور 2 افراد، جس میں سے سمبھاجی بھیڑے اور ملند ایکبوٹے نام کے 2 لوگوں پر لگا، جن کا تعلق بھارتیہ جنتا پارٹی کے سیاسی نظریات سے ہے۔ ان کے خلاف قاعدے سے جانچ کرنے کی جگہ پولیس نے ایک دوسری کہانی بنا ڈالی۔ اس کے مطابق یلغار پریشد کا انعقاد ہی ایک سازش تھی جس کا ارادہ ذات پر مبنی تشدد بھڑکانے کا تھا، اس طرح الزام لگایا گیا۔ پہلے پونے پولیس اور بعد میں NIA نے اس سازش کی جانچ شروع کر دی۔ کہا کہ ایک لمبی اور گہری سازش تھی جس کے تحت یلغار پریشد کا انعقاد کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جس طرح کی گرفتاریاں ہوئی اور ابھی تک جو جاری ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اس نے ملک بھر میں چھاپا مارنا شروع کیا اور سدھا بھاردواج، رونا ولسن، مہیش راوت، ورنن گونجالوس، سریندر گاڈلنگ اور آنند تیل تمبڑے، ہینی بابو جیسے وکیلوں، کارکنوں اور دانشوروں اور اب کبیر کلا منچ کے فنکاروں کو بھی گرفتار کر لیا ہے، اور اب تک گرفتاریاں جاری ہیں اور تحقیقات بھی جاری ہیں۔ اس کا الزام ہے کہ سارے لوگ ایک بڑی سازش میں شامل تھے جس کا مقصد اس تشدد سے بھی زیادہ سنگین تھا جو یلغار پریشد کے بعد ہوا۔ اس کا الزام ہے کہ ان کا ارادہ وزیر اعظم کے قتل تک کا تھا۔ NIA کی جانچ جاری ہے اور وہ ہر طرح کے کارکنوں بایا محاذ کے دانشوروں سے پوچھ تاچھ کا دائرہ بڑھاتی جا رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، ایک لمبی رپورٹ ہے، تو
تو پولیس دعویٰ کر رہی ہے کہ یونائٹڈ اگینسٹ ہیٹ پنجرا توڑ جیسی تنظیم PFI جیسی ادارے کے ساتھ مل کر حکومت کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کر رہے تھے. وہ قلمکاروں، اساتذہ، صحافیوں، فلم سازوں کو بھی اس سازش میں شامل بتا رہی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ تشدد اگر نہیں بھی ہوتا تو بھی اس سازش کی نوعیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا. اس سازش کے نام پر اس نے عمر خالد، شرجیل امام، خالد سیفی جو اس وقت حالیہ فسادات ہوئے دہلی میں اس کے نام بتا رہے ہیں آپ کو کہ جیسے بھیما کوریگاؤں کو ایک سازش بتایا گیا، اسی طرح دہلی تشدد کو بھی سازش بتا کر کہ کن لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے آپ کو اندازہ ہے. شرجیل امام، خالد سیفی، میرا حیدر، آصف تنہا اور نتاشا نروال جو کہ پنجرا توڑ تنظیم سے جن کا تعلق ہے، دیوانگنا کلتا، گلفشاں، عشرت جہاں جیسی خواتین کو شامل کیا گیا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت کے خلاف کسی کو بھی سازش بتا کر کے کہیں بھی کسی کو بھی اٹھا کر کے لے جائیں، اور حد یہ ہو گئی کہ جو ہے ان کے خلاف آپ معاملے بھی درج کر رہے ہیں. وہ براہ راست جو شریک تھے جنہوں نے دکانوں کو آگ لگائی، جو دکانیں جلا رہے ہیں، سی سی ٹی وی کیمرے پھوڑتے ہوئے توڑتے ہوئے خود پولیس کی کئی ساری ویڈیوز وائرل ہوئی، ان میں سے کسی کا بھی نام چارج شیٹ میں نہیں ہے دہلی فسادات کی. جن کے نام ہیں، جن کا شمار ہی نہیں، کوئی کسی ایک فنکشن میں شامل ہوا لیکن اس میں کوئی بھڑکاؤ بیان نہیں ہے، لیکن اس طرح سے جو سازش کہہ کر کے گرفتاریاں ہو رہی. مطلب یہ ہے کہ اگلے کچھ دن جانے کے بعد محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی حکومت کے خلاف ایک لفظ بھی بولے گا اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ حکومت گرانے کی سازش کر رہا ہے اور اس کو قید کر لیا جائے گا. یعنی آپ کی پوری آپ کی آزادی کو چھین لیا جائے گا. اس طرح سے جو یہ معاملے سامنے آ رہے ہیں، وہ چاہے دہلی فسادات کے ہوں یا اس کے بعد CA کے خلاف جو مظاہرے UP میں ہوئے، اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئی، اس کے بعد نیتا لوگوں کے گھروں پر حملہ اور ان کے گھروں کو گرانا غیر قانونی قرار دیتے ہوئے، اور اب ہاتھرس میں جو معاملہ پیش آیا، تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ کل جا کر کے یہ کہا جائے گا کہ آپ جو انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں یہ صرف ہماری مخالفت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ایسا بھی کہا جا سکتا ہے. بہرکیف ناظرین، ایک حقائق ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا. مجھے یہاں پر اجازت دیں، بہت ساری خبریں اور بچی ہیں انشاءاللہ شام کی پرائم ٹائم ویڈیو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.